हेलो स्टूडेंट्स, आप सभी लोगों का इस टू पे स्वागत है। मैं हूं आपका केमिस्ट्री टीचर नागेंद्र सिंह। आई हैव डन बीटेक फ्रॉम आईआईटी एंड आई एम टीचिंग सिंस लास्ट 15 ईयर्स। अभी तक मैंने 25,000 से ज़्यादा बच्चों को पढ़ाया है और हज़ारों बच्चों को आईआईटीएन डॉक्टर बनाया है। अगली बारी आपकी है। लास्ट लेक्चर में हम लोग बहुत ही इंपॉर्टेंट कंटेंट पढ़ रहे थे जिसको हमने पढ़ा है, एंड दैट वाज कैसे हम लोग इक्विवेलेंट निकालें, नॉर्मलिटी निकालें, बिकॉज इट ऑल डिपेंड्स ऑन द रिएक्शन। यस नो, रिएक्शन कैसा हुआ उसके ऊपर डिपेंड करता है कितना इक्विवेलेंट होगा। इक्विवेलेंट में एक बहुत खूबसूरती थी जो मैंने डिस्कस किया था आपसे कि इक्विवेलेंट कंप्राइजेज बोथ नंबर एज वेल एज रिएक्शन। कितने लोग हैं और कैसे लोग हैं, दैट्स अ वेरी इंपॉर्टेंट थिंग, है ना। मैंने एग्जांपल भी दिया था कि देयर आर कंट्रीज हैविंग वेरी लेस पॉपुलेशन बट स्किलफुल पॉपुलेशन, लेस और स्किलफुल, तो डेफिनेटली उनका रिएक्शन बहुत अच्छा हुआ, राइट। सो at the other hand we have countries which are very populated but the population is not skillful नहीं है, तो उनका रिएक्शन अच्छा नहीं है। तो बच्चों, हमें रिएक्शन देख के बातें करनी है। मैंने आपको एक बात और शेयर किया था, वो याद है आपको? एन फैक्टर, इट इज ऑल्सो नोन एज इक्विवेलेंस फैक्टर। It is also known as equivalence factor. As I have said to you, जैसे मैंने बताया था आपको कि KMnO4 in acidic medium it's converted to Mn+2. So here we have N factor as a 5, because change in oxidation state is 5. Yes. So बच्चों, आपको जो है ना रिएक्शन देखना पड़ेगा, तो इसलिए आपको एस ब्लॉक, पी ब्लॉक, डी ब्लॉक्स की रिएक्शन पता होने चाहिए। तो जो टाइट्रेशन अभी मैं आपको इसका पढ़ाने वाला हूँ या इक्विवेलेंट पढ़ाने वाला हूँ, जब भी हम एसिड बेस की बात करते हैं तो एसिड बेस का तो दिख जाता है कि वो कितना H+ दे रहा है, कितना OH- दे रहा है। बट इन केस ऑफ रिडॉक्स रिएक्शंस आपको पता होना चाहिए कि ये अगर इससे रिएक्ट करता है तो क्या बनाएगा। अगर आपको पता नहीं है तो आप ऑक्सीडेशन नंबर नहीं निकाल पाओगे, और चेंज इन ऑक्सीडेशन नंबर बराबर मोल्स ऑफ इलेक्ट्रॉन, दैट्स अ नंबर ऑफ इक्विवेलेंट, दैट्स एन फैक्टर। एन फैक्टर क्या होता है? एक मोल किसी का भी जितना इक्विवेलेंट हुआ वो उसका एन फैक्टर है। तो अगर आपको ऑक्सीडेशन नंबर नहीं पता है तो आप कर नहीं सकते हो। तो बच्चों, आपको रिएक्शंस पता होना चाहिए, ओके। तो आपके एनसीईआरटी में जहाँ भी रिएक्शंस या आपके टीचर जब रिएक्शन पढ़ाएंगे इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री के, तो उसे फोकस करना होगा, ओके। मैं आपको यहाँ पर कुछ यूजफुल रिएक्शन बताए चलूँगा जिसको मैं एक बार शेयर कर दूंगा, वो आपको हमेशा के लिए पता रहना चाहिए। तो आप एक तरीके से समझना कि आप इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री पढ़ रहे हो। और मैं आपको एक खूबसूरत चीज़ बताता हूँ बच्चों कि जो रिएक्शन हम यहाँ पढ़ेंगे वो इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री के एंड से भी ज़्यादा उपयोगी है। दे आर मोर अप्लीकेबल रिएक्शंस, मोर इम्पॉर्टेंट रिएक्शंस फॉर ऑल सॉर्ट्स ऑफ, वेदर यू आर कंसिडरिंग इंडस्ट्रियल एप्लीकेशन, लेबोरेटरी एप्लीकेशंस और एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू। तो आपका एक तरीके से इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री भी कवर होता रहेगा। तो यहाँ पे चाहे हम क्वेश्चन के माध्यम से, चाहे डिस्कशन के माध्यम से, किसी वे में, जैसे मैंने आपको बताया KMnO4 एसिडिक मीडियम में Mn+2 बनेगा, बेसिक मीडियम में Mn+6 बनेगा, न्यूट्रल मीडियम में Mn+4 बनेगा। तो ये आपको याद कर लेना है, ठीक है, ये आपको याद ही करना पड़ेगा। तो एन फैक्टर ऐसे होता है बच्चों ना, एक मोल कितना इक्विवेलेंट हुआ। और एन फैक्टर से फायदा क्या है कि इक्विवेलेंट वेट इज इक्वल टू मॉलिक्यूलर वेट बाई एन। सो अगर ये एसिडिक मीडियम है तो ये मॉलिक्यूलर वेट बाई 5 हमने पिछली क्लास में देखा है। तो ये बच्चों चेंज होता रहता है, लेकिन कुछ का फिक्स होता है, वो एक ही पर्टिकुलर टाइप से ही रिएक्शन करते हैं, है ना। जैसे सोडियम की बात करें बच्चों, तो सोडियम तो या तो मतलब 0 है तो +1 हो जाएगा, इसके पास इसके अलावा और कोई पॉसिबिलिटी तो है ही नहीं, तो इसका एन फैक्टर ऑलवेज 1 होगा। यस नो। तो कुछ का एन फैक्टर क्या होता है? फिक्स होता है, बाकियों का एन फैक्टर वेरी करता रहता है। मैं आज आपको लेक्चर के बाद एक नोट्स का आपको दे दूंगा, उसको भी आप पढ़ लीजिएगा एन फैक्टर के लिए। एंड मैं आपको आगे एक्सप्लेन भी करूंगा। ये थोड़ा लंबा पढ़ाऊंगा मैं, बिकॉज इसका यूज़ बहुत ज़्यादा है इनऑर्गेनिक में, फिजिकल में, ऑर्गेनिक में, हर जगह। और ये आपको मजबूत करेगा अंदर से, सॉलिड लाइक JP सीमेंट, सो इट्स अ वेरी, इसका एन फैक्टर हमेशा 1 होगा। जैसे मैग्नीशियम बच्चों, मैग्नीशियम का एन फैक्टर फिक्स है,
ये Mg+2 इलेक्ट्रॉन, ये Mg+2 ही बनेगा, तो हियर वी विल हैव 2, राइट, n फैक्टर विल बी 2। वैसे अगर एसिड बेस में बात करें HCl का n फैक्टर कितना होगा? हमेशा 1। क्यों? ये एक ही H+ दे सकता है, लेकिन H3PO4 अब यहाँ बच्चों 3 H+ है, राइट, तब 1 दे रहा है, 2 दे रहा है या 3 दे रहा है, उसके ऊपर डिपेंड करता है, उस रिएक्शन पर डिपेंड करता है। बट HCl का तो हमेशा 1 होगा। वैसे मैं NaOH की बात करूं, यहाँ एक ही OH है, तो डेफिनेटली इसका n फैक्टर हमेशा ही 1 होगा। तो आपको बात समझ मेरी आ गई होगी कि कुछ लोग फिक्स तरीके से ही बिहेव करते, रिएक्ट करते हैं एक पर्टिकुलर फॉर्मेट पे, उनका तो फिक्स है, बट जो वेरी करते रहते हैं तो उनके लिए आपको रिएक्शन को देखना ही पड़ेगा। अगर आपको रिएक्शन नहीं दिया है तो हम सिंपली सॉल्व नहीं कर सकते। हीरो बनकर नहीं बोलना है इसका तो n फैक्टर इतना ही होता है। अरे यार, हाउ कैन यू से, बिकॉज इक्विवेलेंस में कितने हैं और कैसा रिएक्शन कर रहे हैं, ये दोनों बड़ा इंपॉर्टेंट है। सो विदाउट नोइंग द रिएक्शन हाउ कैन यू प्रोसीड, इट्स इम्पॉसिबल, और यू कैन से इट्स रॉन्ग वे, आपको माइनस में नंबर देने वाला है। मेरी बात आपको समझ में आ गई होगी। आज मैं आपको इसके अलावा पढ़ाने वाला हूँ बच्चों टाइट्रेशन, रिडॉक्स टाइट्रेशन। तो एक तो ये है बच्चों कि आप जो है कुछ n फैक्टर्स आपको याद कर लेने हैं, जिसको मैं 1 by 1 डिस्कस करूँगा। तो अपने मित्र कैमरामैन से मैं रिक्वेस्ट करूँगा कि वो फोकस करें कि आपको मैं जो है कुछ रिएक्शंस जो मेरी बुक में है मैं आपको नोट दे सकूँ कि आप घर पे पढ़ लीजिएगा उसको। ओके, चलिए, तो ये है बच्चों, ये कुछ एसिड बेस के रिएक्शन, सॉरी ऑक्सीडाइजिंग और रिड्यूसिंग एजेंट्स के रिएक्शन है, उनके n फैक्टर के साथ में। ये फोकस हो पा रहा है क्या पूरा? ओके, सो मुझे उम्मीद है कि आप इसको घर में पढ़ोगे। इट्स ए वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, बहुत ज़्यादा ज़रूरी है बच्चों ये, ठीक है ना। नेक्स्ट, तो हम लोग पढ़ने वाले हैं, आज का हमारा कंटेंट है बच्चों, इसको आप देख लीजिएगा और जल्दीबाजी में नहीं, रिएक्शंस को लिखना है, सोचना है, समझना है, राइट, इट्स ए वेरी इंपॉर्टेंट। आज का हमारा कंटेंट है बच्चों रिडॉक्स टाइट्रेशन। सो फर्स्ट ऑफ ऑल, व्हाट इज टाइट्रेशन? टाइट्रेशन क्या होता है? टाइट्रेशन क्या है? देन विल गो फॉर द रिडॉक्स टाइट्रेशन। भाई मैं अगर आपके घर पे आना चाहूँगा तो बुलाओगे ना मुझे, मना तो नहीं करोगे? मैं कहूँगा यार मुझे आना है आपके यहाँ, सुना आपकी मम्मी बड़ा अच्छा खाना बनाती हैं मुझे, या आपकी मम्मी बड़ा अच्छा कुछ डेकोरेट करती है, कुछ अच्छा, उनके पास मुझे कुछ सीखना आपके पापा से, मम्मी से, तो आने दोगे ना? तो यार आपके घर का रास्ता मुझे पता तो है नहीं, तो आपको मुझे ले चलना पड़ेगा, यू हैव टू शो मी द पाथ। तो मुझे नहीं पता और आपको पता है, तो जिसको नहीं पता है को आइडिया लगता है जिसको पता है उससे, दैट्स अ टाइट्रेशन। टाइट्रेशन से बच्चों हम लोग एक अननोन सॉल्यूशन, अननोन स्पीसीज के कंसंट्रेशन को पता लगाते हैं या उसके विषय में आइडिया लगाते हैं एक नोन के द्वारा, जिसको पता है। तो आपको पता है, मुझे नहीं पता है, तो आपसे मैं जानना चाहूँगा, दैट्स टाइट्रेशन। टाइट्रेशन मतलब किसी अननोन के विषय में पता लगाना नोन की हेल्प से, इट्स अ टाइट्रेशन। सो टाइट्रेशन में टू डिटरमाइन strength of unknown strength, कई बार यहाँ मास भी पता लगा सकते हैं, वॉल्यूम पता लगा सकते हैं, या व्हाट्सएवर जो भी इंफॉर्मेशन चाहिए, राइट, ऑफ अननोन सैंपल, जिसके विषय में पता नहीं है, बाई नोन सैंपल, बाय नोन। अब जिसके पता लगाते हैं उसको क्या बोलते हैं? रीएजेंट। जिसके हेल्प से पता लगाते हैं उसको हम बोलते हैं रीएजेंट। तो टाइट्रेशन सिंपल वे है कि किसी जिसके विषय में आइडिया नहीं है उसको जिसके विषय में आइडिया है की हेल्प से पता लगाना। इसमें करते क्या हम लोग, एक कॉनिकल फ्लास्क में बच्चों हम लोग लेबोरेटरी में क्या करते हैं, आपने देखा होगा एक कॉनिकल फ्लास्क, इस कॉनिकल फ्लास्क में जो अननोन है, अननोन सैंपल है, उसको हम इसमें रख लेते हैं। ओके, इसको इसमें मिला दिया। ऑफ नोन वॉल्यूम V1, इसका सपोज मुझे नहीं पता इसकी नॉर्मेलिटी क्या है, ये नहीं पता हमको, इट्स नॉट नोन, ये हमको पता है। ऑब्वियसली हम मेजर करके इसमें डाल दिए,
है ना। तो हमें अननोन सैंपल का वॉल्यूम पता है, उसका स्ट्रेंथ नहीं पता, उसका मास नहीं पता, उसका बहुत सारी इन्फॉर्मेशन नहीं पता, दैट विल डिराइव। अच्छा, हम करते क्या है बच्चों, ऊपर जो है हम एक ब्यूरेट लेते हैं। आपने लेबोरेटरी में ज़रूर ब्यूरेट देखा होगा। ब्यूरेट में यहाँ पर बच्चों कैलिब्रेशन हुआ रहता है ना, कि ये कितना वॉल्यूम इसमें आपने रखा है। इसमें आप नॉन रिएजेंट को इसमें आप रखते हो, कहाँ पर, ब्यूरेट में। ये हमारा कोनिकल फ्लास्क है बच्चों, इट्स अ कोनिकल फ्लास्क। आपने लेबोरेटरी में जरूर देखा होगा। एंड दिस वन इज ब्यूरेट। ओके, सो इसमें हमने ये कैलिब्रेटेड होता है और इसमें हाँ, और इसका हमको सब कुछ पता है। इसका मतलब नॉर्मलिटी N2 है एंड वॉल्यूम V2, ये हमको पता है। अब ड्रॉप 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 हम इसमें मिलाते चले जाते हैं। हमको मान लो इसका वॉल्यूम V1 पता है, राइट। हम इसको मिलाएंगे कब तक, जब तक कि ये दोनों कंप्लीट रिएक्शन न कर लें। यहाँ पर बच्चों जो टाइट्रेशन हम लोग पढ़ने जा रहे हैं, यहाँ हम लोग पढ़ने जा रहे हैं रिडॉक्स टाइट्रेशन। Here we are titration, बहुत ही व्यापक शब्द है। It's a very extensive, very widely used for different sorts of reaction. I mean, based on nature of reaction, titration can be of various types. It can be acid base titration, है ना, ये एसिड बेस का रिएक्शन होता है, हाइड्रोमेट्रिक टाइट्रेशन। सो ये डिपेंड करता है रिएक्शन के ऊपर। यहाँ हम लोग वेरी स्पेसिफिकली, अभी मैं आपको अभी जस्ट, फिर मैं धीरे धीरे सब डिस्कस करूंगा, मैं आपको रिडॉक्स टाइट्रेशन पढ़ाने जा रहा हूँ। और इट्स नॉट पार्ट ऑफ दिस कंटेंट ऑल, ये सिर्फ इसी चैप्टर का हिस्सा नहीं है, ये बहुत ही व्यापक है, ये कहीं भी आपको मजबूत करेगा। यू कैन अंडरस्टैंड, यू आर कैपेबल टू अंडरस्टैंड डिफरेंट टॉपिक्स इवन। ओके, सो बच्चों हमने क्या किया, हमने ब्यूरेट में एक जिसका हमको नॉर्मेलिटी और वॉल्यूम पता है इतना, उसको मिलाए चले गए। कब तक, जब तक कि रिएक्शन कंप्लीट न हो जाए। ये जितना मान लो सपोज करो इसका रिडक्शन होना है या इसका ऑक्सीडेशन होना है, इसका रिडक्शन होना है, तो ये कैसा एजेंट हुआ, रिड्यूसिंग एजेंट। तो ये रिड्यूसिंग एजेंट जब तक इसका रिडक्शन कंप्लीट ना कर दे, बहुत बड़ा सवाल है, क्या, कैसे जाने इसका रिडक्शन कंप्लीट हो गया, ये हम कैसे जाने, मैं इसकी चर्चा करूँगा आपसे थोड़ी देर बाद। तो अभी मैं आपसे क्या कर रहा हूँ, हम मान लो इसका वॉल्यूम ने 100 ml लिया, ओके राइट, रिएक्शन करते करते गए, और अभी जब सॉल्यूशन में इसका 20 ml बचा तो रिएक्शन कंप्लीट हो गया, मतलब जितना ये है पूरा रिड्यूस हो गया। ओके, तो 100 ml लिए थे, नाउ इट इज 20 ml, तो कितना रिएक्ट किया, 80 ml। तो हमको ये मालूम चल गया कि इसका वॉल्यूम कितना रिएक्ट किया। इसकी नॉर्मेलिटी हमको पहले से पता है, इसका वॉल्यूम पता है बट नॉर्मेलिटी नहीं पता है। ठीक है, अभी यहाँ बहुत बड़ा सवाल जो मैं भी छोड़ दिया हूँ, डिस्कस करूँगा थोड़ी देर बाद, कि कैसे मालूम चला कि रिएक्शन कब कंप्लीट हुआ। आई विल डिस्कस टू दिस पॉइंट वेरी सून। सपोज बच्चों ये इनिशियल वॉल्यूम उसका V1 था, यहाँ कैलिब्रेट हमने V2 इनिशियल हमने V2 लिया और बाद में ये V2 डैश हो गया, राइट। तो कितना रिएक्शन में यूज हुआ, वॉल्यूम जो यूज हुआ V2 डैश डैश इज इक्वल टू V2 वॉल्यूम मिलाया था हमने, और V2 डैश जो है आफ्टर रिएक्शन है, रिएक्शन होने के बाद है, कंप्लीशन ऑफ रिएक्शन, आई शुड से कंप्लीशन ऑफ रिएक्शन। मैं इसके विषय में एग्जैक्ट टर्म आपको बताऊंगा थोड़ी देर बाद। आफ्टर कंप्लीशन ऑफ रिएक्शन जो इसमें कैलिब्रेशन में दिखा रहा है वो है V2 डैश। तो इतना वॉल्यूम यूज हुआ, हमको पता है ये क्या है बच्चों। सपोज मैंने मान लिया है कि मान लो ये इसका रिडक्शन हो रहा है ना, इसका रिडक्शन अंडरगोज रिडक्शन, इसका बच्चों रिडक्शन हो रहा है। तो ये कैसा एजेंट हुआ, रिड्यूसिंग एजेंट। इसका खुद क्या हो रहा होगा, ऑक्सीडेशन, वो कोई भी हो सकता है, राइट। अब मैंने कहा आपसे कि आपको S ब्लॉक, P ब्लॉक, D ब्लॉक के रिएक्शंस पता होने चाहिए, सो दैट आपको ये आइडिया हो कि इसका ऑक्सीडेशन हो क्या बनेगा। बट फॉर नाउ द टाइम, अभी के लिए मैं आपको कुछ रिएक्शंस बीच में बता चला जाऊंगा, कुछ क्वेश्चंस में करा दूंगा, जो बताऊंगा वो आपको याद कर लेना है। इट्स नॉट मी हु आर गिविंग द रिएक्शन, इट्स अ केमिकल, उसकी कैपेसिटी है। मेरे कहने से वो केमिकल वो रिएक्शन नहीं दे रहा है, वो उस केमिकल की कैपेसिटी है बच्चों की, वो रिएक्शन दे रहा है। ओके, तो हमको पता है कि नंबर ऑफ इक्विवेलेंट ऑफ ऑक्सीडाइजिंग, जिसका ऑक्सीडेशन हो रहा है,
इट मस्ट बी इक्वल टू नंबर ऑफ इक्विवेलेंट जिसका रिडक्शन हो रहा है। तब ऑक्सीडेशन वाला क्या है बच्चों, इट्स N2 एंड वॉल्यूम कितना हुआ, इट्स V2 माइनस V2 डैश। ये वॉल्यूम ब्यूरेट में पहले था, ये वॉल्यूम ब्यूरेट में बाद में है, तो कितना रिएक्ट किया, इतना रिएक्ट किया, रिएक्टेड वॉल्यूम रिएक्टेड, इतना वॉल्यूम बच्चों रिएक्ट किया। सो यू नो नॉर्मलिटी इनटू वॉल्यूम इज नंबर ऑफ इक्विवेलेंट एंड दिस मस्ट बी इक्वल टू नंबर ऑफ इक्विवेलेंट इसका नॉर्मलिटी हमको नहीं पता एंड वॉल्यूम इज V1 हमको पता है हमने कितना लिया है। फ्रॉम हियर वी कैन कैलकुलेट नॉर्मलिटी N1। सो बच्चों यहाँ से हम लोग N1 निकाल सकते हैं, यस नो। सो यू नो हमको इसका नहीं पता था और इसका पता था, फ्रॉम हियर वी हैव कैलकुलेटेड। क्लियर, मज़ा आया आपको? कैसे, ये तो बड़ा आसान तरीका है, डेफिनेटली आसान तरीका है। इसमें सिर्फ एक मुश्किल आती है, सिर्फ एक मुश्किल आती है, वो ये कि आपको इनका रिएक्शन पता है कि नहीं। और मैं आपको बताऊं कि किसी भी एग्ज़ाम का अपना पैटर्न होता है। आप लोगों ने 10th का बोर्ड अगर आपके हो गए होंगे, होप सो, तो अब आपको 10th के बोर्ड के सारी चीज़ें आसान लगती होंगी। आपको पता है कि 10th के बोर्ड में पेपर में क्या आने वाला है, यू नो। जो बच्चे 12th का बोर्ड देते हैं उनको पता है 12th के बोर्ड में क्या आने वाला है। वैसे ही जो बच्चे मेडिकल परीक्षा देते हैं या IIT देते हैं, या जो जैसे मैंने IIT दिया है, तो पता है अभी जब शुरू में हम पढ़ते तो लगता है कि पता नहीं क्या सिलेबस है, बहुत ज़्यादा है। रियली नॉट, किसी भी एग्ज़ाम के लिए ऐसा नहीं हो सकता, नहीं तो एग्ज़ाम बहुत ही अबसर्ड होगा। तो मतलब सिलेबस फिक्स है बच्चों, तो जो केमिकल्स आने हैं, जो क्वेश्चन आने हैं, जो रिएक्शंस आने हैं, वो बिल्कुल फिक्स है। और इसमें सबसे ज़्यादा आपकी हेल्प कोई कर सकता है तो कौन, मैं नहीं, प्रीवियस ईयर से क्वेश्चंस, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन सबसे ज़्यादा हेल्प करेंगे। वैसा ही पैटर्न पे नया सवाल आने वाला है। ओके, सो बच्चों अभी यहाँ सबसे बड़ी बात ये, कैसे जाने हम कि रिएक्शन कंप्लीट हो गया, कैसे जानिए, कौन बोलेगा, मतलब कौन बताएगा कि भैया रिएक्शन हो गया, हु विल टेल अस, नाउ लेट्स सी। वो मैं आपसे डिस्कस कर देता हूँ। आपको ये मैथमेटिकल प्रोसीजर, मैथमेटिकल स्टेप समझ में आ गए होंगे। आपको बच्चों ये मैथमेटिकल स्टेप समझ में आ गए होंगे जो मैं करने वाला हूँ क्वेश्चंस में। ओके, सो नाउ कैसे मालूम चलेगा बच्चों, सोचो क्लास में हम लोग पढ़ाते हैं तो कुछ बच्चे ऐसे होते हैं कि वो जब सीखते हैं तो खुश हो जाते हैं, तो खुश मालूम, टीचर को मालूम चल जाता है कि वो भाई सीख गया है ना। ऐसे बच्चों को बोलते हैं हम लोग केमिस्ट्री की भाषा में सेल्फ इंडिकेटिंग रिएक्शन, ऑटो इंडिकेटिंग रिएक्शन। ऐसा रिएक्शन जो खुद ही बता दे कि भैया हम कंप्लीट हो गए। अच्छा, जब ये जितना ये इसका रिडक्शन होना है और उतना वॉल्यूम मिला दिया, रिएक्शन कंप्लीट हो गया, उसको हम लोग बोलते हैं इक्विवेलेंस पॉइंट। तो एक टर्म है बच्चों यहाँ पर इक्विवेलेंस पॉइंट, इक्विवेलेंस पॉइंट मतलब यू नो द पॉइंट or the time or the volume of this reagent for which the reaction has been just completed, जिसके लिए रिएक्शन जस्ट कंप्लीट हुआ है। तो यू नो इक्विवेलेंस पॉइंट इज द वॉल्यूम ऑफ रिएजेंट एडेड फॉर विच reaction has been just completed। तो इसमें जो रिएजेंट हमने वॉल्यूम लिया बच्चों, उस वॉल्यूम के लिए जिसके लिए रिएक्शन जस्ट कंप्लीट हुआ है ना, मतलब फॉर विच, और यू कैन से फॉर विच वी कैन से N1V1 इज इक्वल टू N2V2 माइनस V2 डैश, जिसके लिए हम कहते हैं नंबर ऑफ इक्विवेलेंट दोनों के बराबर होंगे। ओके, उसको हम क्या बोलते हैं, इक्विवेलेंट पॉइंट। बट यू नो जब हम रिएक्शन करते रहते हैं तो एकदम जैसे दोनों बराबर हो जाए उसी टाइम पे रिएक्शन को स्टॉप कर देना, रोक देना, कई बार संभव नहीं हो पाता। एक दो बूंद ज़्यादा चला गया, एक दो बूंद पहले रोक दिया, ऐसा हो जाता है। तो जब हम रिएक्शन को रोकते हैं तो उसको बोलते हैं लोग एंड पॉइंट, एंड पॉइंट। तो एंड पॉइंट व्हेन रिएक्शन स्टॉप्ड, व्हेन रिएक्शन या एडिशन ऑफ वॉल्यूम स्टॉप्ड, व्हेन रिएक्शन है ना, व्हेन एडिशन ऑफ reagent
स्टॉप्ड। जिस समय रिएजेंट का एडिशन हम स्टॉप करते हैं उसको हम क्या बोलते हैं बच्चों? एंड पॉइंट। वैसे एंड पॉइंट में कुछ कंसिडरेबल एरर होते हैं, मतलब 1 बूंद 2 बूंद ज़्यादा या कम, है ना। जैसे रिएक्शन कंप्लीट हो उसमें बंद कर रहे हैं बट 1 बूंद चूक गया, या हमको लगता है अब रिएक्शन कंप्लीट हो हम तो 1 बूंद पहले बंद कर 2 बूंद। सो होता है, बट फॉर ऑल प्रैक्टिकल कंसिडरेशन एटलीस्ट फॉर आवर सेल्फ, हमारे लिए, हमारे सिलेबस के लिए हम लोग इन दोनों को सेम मानते हैं। हम मानेंगे कि इक्विवेलेंस पॉइंट एंड एंड पॉइंट दोनों सेम है, मतलब हम एंड पॉइंट पे भी इसी बात को लेके चलेंगे। ओके बच्चों, बात मेरी समझ में आ गई आपको? तो ना अभी भी हमारा सवाल बरकरार है, हम कैसे जाने? अभी तुम्हें बताया आपको टर्म क्या यूज़ करते हैं कि जैसे ही जितना इक्विवेलेंट ये है उतना इक्विवेलेंट आप ये है, मतलब इसका रिडक्शन होना है और आपने उतना रिड्यूसिंग एजेंट मिला दिया तो हम कहेंगे इक्विवेलेंट पॉइंट आ गया। कैसे मालूम चला? ओके, मैं इस बात पे आता हूँ कैसे मालूम चला। मुझे उम्मीद है आपको भी इक्विवेलेंट पॉइंट और एंड पॉइंट मालूम चल गया होगा। ओके बच्चों, नाउ हमें अब कैसे मालूम चला? मैं आपसे यही कह रहा था, क्लास में कोई बच्चा बैठा हुआ है और जैसे वो सीखा वो खुश हो गया, है ना, तो टीचर को मालूम चल जाता है कि ये बच्चे को समझ में आ गया। तो ऐसे रिएक्शन को हम क्या बोलते हैं? सेल्फ इंडिकेटिंग रिएक्शन। अगर ये जैसे रिएक्शन कंप्लीट हुआ, कंप्लीट होते ही ये पीले रंग से लाल रंग का हो जाए, कलरलेस से कुछ और कलर का हो जाए, दैट्स ब्यूटीफुल। ऐसे कुछ रिएक्शंस होते हैं बच्चों, ऐसे रिएक्शन को बोलते हैं हम लोग ऑटो इंडिकेटिंग रिएक्शन। सो बच्चों एक कैटेगरी क्या हुई हमारी? ऑटो इंडिकेटिंग रिएक्शन। किसके लिए हम बात कर रहे हैं? फॉर फाइंडिंग इक्विवेलेंस पॉइंट, ये पता लगाने के लिए, और यू कैन से फॉर ऑब्जर्विंग इक्विवेलेंस पॉइंट्स, कि इक्विवेलेंस पॉइंट क्या है उसको ऑब्जर्व कैसे करें हम, उसके लिए हम लोग कौन कौन से तरीके यूज कर सकते हैं। फर्स्ट आपको रिएक्शन क्या है बच्चों? ऑटो इंडिकेटिंग रिएक्शन। ऑटो इंडिकेटिंग रिएक्शन, इंडिकेटर समझते हैं ना आप, जो इंडिकेट करे। भाई साइकिल है, साइकिल मोड़नी है आपको तो घंटी आते हो ना, या बाइक है तो, या ट्रक है ना। अब देखो उस हिसाब से मैं बात करूं, जो ट्रेन है वो ऑटो इंडिकेटिंग रिएक्शन है ना। ट्रेन में हमको लगता है कि उसमें हॉर्न की ज़रूरत ही नहीं है, वो इतना तेज़ शोर करता है भाई। अब अनफॉर्चुनेटली फिर भी पता नहीं कहीं सुनता हूँ कि ट्रेन जा रही थी, किसी को पता नहीं चला, वो एक्सीडेंट हो गया, वो ट्रैक पे आ गया, तो इसलिए कान में वो ईयरफोन लगाए रहते हैं। बट अदरवाइज ट्रेन इज एन ऑटो इंडिकेटिंग रिएक्शन। इसके एग्जाम्पल जो है बच्चों, बहुत सारे एग्जाम्पल्स हैं इसके। अभी जैसे केमिनोफोर बच्चों, मान लो केमिनोफोर में हम रिएक्शन कर रहे हैं, ये जो बच्चों पिंक कलर का होता है, या कहीं कहीं इसको पर्पल कलर भी मेंशन किया जाता है। ओके, अगर ये रिएक्शन करता है और ये Mn+2 में कन्वर्ट हुआ तो केमिनोफोर पिंक कलर है, जबकि ये कलरलेस है, रंगहीन है, कलरलेस है। सो जैसे ही ये रिएक्शन, मान लो सपोज करो ये इसमें केमिनोफोर है, ठीक है, हम ऊपर से मिला रहे हैं, तो जैसे रिएक्शन केमिनोफोर का कंप्लीट होगा, पहले वो पिंक था, अब क्या हो जाएगा? वो कलरलेस हो जाएगा। NCERT में बच्चों दिया हुआ है कि केमिनोफोर अगर 10⁻⁻6 मोल पर लीटर भी होगा तो पिंक कलर शो करता है। यू कैन थिंक द कितना कम कंसंट्रेशन, मतलब 1 मोल में अगर 10⁻⁻6 भी होगा, मतलब 1 लीटर में 10⁻⁻6 मोल भी होगा तो पिंक कलर शो करेगा वो। तो जैसे ही रिएक्शन कंप्लीट होगा पिंक से क्या हो जाएगा? कलरलेस। मान लो सपोज करो मैंने इसमें केमिनोफोर ले रखा है, ऊपर से मैं कुछ मिला रहा हूँ, हमको पता करना है केमिनोफोर का स्ट्रेंथ कितना है, तो अभी वो पिंक कलर का है, मिलाते गए। जानते रिएक्शन कैसे होता है? मैं आपको बताता हूँ। जैसे वो 1 बूंद मिलेगा ना, मान लो अभी ये पिंक कलर का है, सपोज ये ऐसे पिंक कलर का है, ओके, तो अब मान लो वो कलरलेस होना है, रिएक्शन कंप्लीट होने जा रहा है। जैसे 1 बूंद मिलाओगे ना तो जहाँ वो गिरेगा वहाँ पे वो कलरलेस कर देगा, फिर धीरे धीरे वो कलरलेस पिंक, डाइल्यूट पिंक हो जाएगा। तो जो बंदा एक्सपेरिमेंट कर रहा है उसको आइडिया लग जाता है, स्टूडेंट को आइडिया लग जाएगा कि अब रिएक्शन कंप्लीट होने वाला है। तो यहाँ पर ना स्टॉपर लगा होता है बच्चों, इसको हम धीरे धीरे बंद करना शुरू करते हैं, तो वॉल्यूम कम निकालते हैं, 1 बूंद निकाला फिर चेक किया, इस तरह से हम एक्यूरेसी को मेंटेन करते हैं। मतलब अब देखो ये अपने आप बता रहा है कि पिंक से कलरलेस हो रहा है, फिजिकली ऑब्जर्व कर रहे हैं कि पहले पिंक था अब रंग गायब हो रहा है, इसको क्या बोलेंगे लोग? ऑटो इंडिकेटिंग रिएक्शन। और यू कैन सी 10⁻⁻6 मोल पर लीटर तक
वो पिंक शो करता है, उसके बाद कलर गायब हो जाएगा। तो कितना कम, बहुत ही कम। तो एक तो ये हुआ। दूसरा क्या हुआ कि ऐसा रिएक्शन है बच्चों जो कि जैसे ही कंप्लीट होता है वो किसी दूसरे का कलर चेंज करवा देता है। तो उसमें हम इंडिकेटर यूज करते हैं। क्या यूज करते हैं? इंडिकेटर। नाउ इंडिकेटर क्या होता है? मैंने कहा ना ट्रेन में हॉर्न की ज़रूरत नहीं है। क्यों नहीं है? ट्रेन तो खुद ही इतना तेज़ शोर करता है यार, उसमें तो मालूम चल जाता है। हाँ, लेकिन स्कूटी में हॉर्न की ज़रूरत है। अगर स्कूटी लेके जा रहे हो, वो साउंडलेस टाइप का है और मुड़ गए, हमारा कोई धक्का, चारों खाने चित, है ना, शहीद हो जाएंगे। तो वहाँ हॉर्न की ज़रूरत हमको है बताने के लिए भैया मुड़ने वाले हैं, या इंडिकेटर देते हैं, या इंडिकेटर देंगे हम। इंडिकेटर इंडिकेट्स द कंप्लीशन ऑफ रिएक्शन। इंडिकेटर वो रिएजेंट होते हैं जो बताते हैं कि भैया रिएक्शन हो गया हो गया हो गया, ओके स्टॉप नाउ, राइट। इंडिकेटर कहेगा भैया रिएक्शन कंप्लीट कंप्लीट कंप्लीट, लेकिन इंडिकेटर खुद रिएक्शन में पार्टिसिपेट नहीं करता। ऐसा नहीं कि वो कह रहा है कि थोड़ा मैं भी रिएक्शन कर लेता हूँ, उसका सिर्फ एक काम है, वो एज ए ऑब्जर्वर रहेगा और बताएगा भी रिएक्शन कंप्लीट हो गया। तो हम बाहर से कुछ रिएजेंट ऐड करते हैं बच्चों, जिसकी चर्चा हम 1 बाय 1 धीरे करते रहेंगे, जो बताएगा रिएक्शन कंप्लीट हो गया। इंडिकेटर इंडिकेट्स, तो या तो वो ऑटो इंडिकेटिंग रिएक्शन है तो मालूम चल गया, और नहीं है तो नॉन इंडिकेटिंग रिएक्शन है तो उसके लिए इंडिकेटर यूज करते हैं। दूसरा क्या हो बच्चों? नॉन इंडिकेटिंग रिएक्शन। तो ऑटो इंडिकेटिंग रिएक्शन और नॉन इंडिकेटिंग रिएक्शन। नॉन इंडिकेटिंग रिएक्शन। And for non-indicating reactions, for these reactions, indicators are used. अब वो खुद तो बता नहीं रहा यार, तो कुछ तो करना पड़ेगा भाई। Indicators are used। भाई ये बच्चा बता नहीं रहा है, बच्चा जो है समझ में आया तब भी उतने ही वैसे ही शांत है, नहीं समझ में आया तब भी है, तो उसके दिमाग के ऊपर एक इंडिकेटर लगा देंगे हम। अब जैसे ही वो समझ में आना नहीं आ रहा है उसको समझ में, तो लाल बत्ती चलेगा, टूई 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 टूई, नहीं समझ में आया। समझ में आने की प्रक्रिया में तो येलो बत्ती, ये समझ जाएगा, भाई समझ रहा धीरे धीरे समझ जाएगा, तो ग्रीन बत्ती, तो हम समझ जाएंगे। तो ऐसा स्टूडेंट जिसके समझने ना समझने का पता नहीं चल रहा है, उसे खोपड़ी के ऊपर इंडिकेटर लगाएंगे। इंडिकेटर केमिस्ट्री इसमें हम बहुत कम ऐड करते हैं। वेरी स्मॉल वॉल्यूम आर एडेड जस्ट टू इंडिकेट द कंप्लीशन ऑफ रिएक्शन। जैसे ही रिएक्शन कंप्लीट होता है इंडिकेटर कलर चेंज कर देता है, इंडिकेटर कुछ कर देता है, इससे मालूम चल जाएगा हमको। ओके, बेसिकली वो कलर चेंज करता है, ठीक है। इंडिकेटर की थ्योरी है बच्चों जो हमारे कोर्स में है, वो इक्विलिब्रियम चैप्टर में पढ़ना है, तो यहाँ उतने डिटेल में बातें नहीं करेंगे, बट उसकी क्या भूमिका है, वो क्या करता है, दैट वी शुड नो, राइट। यस, सो बच्चों इंडिकेटर क्या चीज होता है, लेट्स डिस्कस। So indicators are chemicals added in small amount, ये बहुत कम मात्रा में ऐड किए जाते हैं, है ना, and which इंडिकेट्स, जो हमको बता देंगे काम क्या है, इंडिकेट करना, इंडिकेट्स इक्विवेलेंस पॉइंट, जो हमें इक्विवेलेंस पॉइंट को बताते हैं, इक्विवेलेंस पॉइंट को बताते हैं। यहाँ पर बच्चों हम लोग इक्विवेलेंस पॉइंट को एंड पॉइंट की तरह भी लेते हैं, बट मैंने बताया कि दोनों एग्जैक्टली सेम नहीं है, बट यू कैन कंसिडर फॉर हियर, यस नो। सो इंडिकेटर इंडिकेट करता है इक्विवेलेंस पॉइंट को, बट एक बात और ध्यान रखनी है, दे शुड नॉट, इंडिकेटर शुड नॉट इंटरफियर विद रिएक्शन, उसको रिएक्शन इंटरफियर विद रिएक्शन, उसको रिएक्शन से इंटरफियर नहीं करना होता है। अब ऐसा नहीं है भाई, देखो जो इंडिकेटर, अब साइकिल में जो घंटी लगी होती है ट्रन ट्रन करती है, साइकिल में तो आजकल घंटी बजाते लोग गुस्सा आते हैं, यार क्या कर रहे हो भाई तुम, मतलब जैसे लगता है साइकिल वाले को रोड पे चलने का अधिकार ही नहीं है। स्कूटी वाला बजाता लगता है कि भीख मांग रहा है, नहीं कि भैया हमको आगे बढ़ने दो, यस नो। तो अगर साइकिल का इंडिकेटर हॉर्न को हम लगा दें ट्रक में तो मज़ा आएगा, बिल्कुल नहीं। तो मतलब एक ही इंडिकेटर डिफरेंट टाइप्स ऑफ रिएक्शन के लिए पर्पस सॉल्व नहीं करता। ये आपको डिटेल में इंडिकेटर थ्योरी में इक्विलिब्रियम पढ़ाया जाएगा,
बट आपको मैंने यहाँ जो एक एग्जाम्पल दिया साइकिल वाला, ट्रक वाला, ट्रेन वाला, अब ट्रेन में साइकिल घंटी लगा दो यार, पता नहीं चलेगा, या फिर साइकिल में ट्रेन घंटी लगा दो तो बिना मारे लोग छोड़ेंगे नहीं क्या करो, रोड खाली हो जाएगा, लोग बहुत मारेंगे. So you know, we could not use any indicator for any sort of reaction. There are specific indicators, we should choose indicators, and for that we should know the mechanism of reactions of indicator. And that we'll see in chapter equilibrium. Equilibrium इसको डिटेल में पढ़ेंगे, ठीक है. For right now, आपको ये बता दिया मैंने कि इंडिकेटर कुछ ऐसा करता है, इसे मालूम चल जाए. जैसे एग्जाम्पल है बच्चों, ये मान लो K2Cr2O7 पोटेशियम डाइक्रोमेट कहीं रिएक्शन करता है. जैसे इसका रिएक्शन कंप्लीट हो जाएगा तो अगर उसमें हमने इंडिकेटर यूज किया है डाइफेनिल अमीन, दिस वन, पीएच मतलब फेनिल, NH अमीन, डाइफेनिल अमीन. अगर हमने इसको यूज किया है तो पोटेशियम डाइक्रोमेट जो है आफ्टर कंप्लीशन ऑफ रिएक्शन जैसे इक्विवेलेंट पॉइंट पहुंचेगा, तो मैंने बताया था ना आपको इसके पहले कि 10⁻⁻�6 मोलर इन केस ऑफ KBnO4 इज इवन सफिशिएंट टू हैव द पिंक कलर ऑफ द सॉल्यूशन. यू कैन अंडरस्टैंड कितना ज़्यादा इफेक्टिव है वो. सिमिलरली जैसे रिएक्शन कंप्लीट होता है तो उसके बाद इसका एक बूंद भी सफिशिएंट होगा कि इसको वो ऑक्सीडाइज कर दे, इसका ऑक्सीडेशन कर देगा, और ये जो है उसको इंटेंस ब्लू कलर देगा, इंटेंस ब्लू कलर. मैं इसको ब्लू से लिखता भी हूँ, इंटेंस ब्लू कलर देगा. तो मान लो कोई रिएक्शन हम कर रहे हैं और सपोज यहाँ पे हमने लिया है किसी को रिएक्शन K2Cr2O7 रिएजेंट मिला रहे हैं. अब रिएक्शन कंप्लीट हो गया. अब उस जिसको रिएक्शन करना था, बात समझ आई आपको, यहाँ पर हमें किसी का सपोज ऑक्सीडेशन करना है बच्चों. क्या करना है यहाँ पर? ऑक्सीडेशन करना है. यहाँ पर हम ऊपर से किसको मिला रहे हैं? K2Cr2O7. कैसा एजेंट है? ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है. अब जिसका ऑक्सीडेशन करना है वो पूरा कंप्लीट हो गया, और उसमें मैंने क्या मिला दिया है? डाइफेनिल अमीन. कितना मिला है? थोड़ा सा, बहुत ज़्यादा नहीं, थोड़ा सा, ज़्यादा नहीं मिलाते हैं. मैंने क्या लिखा है? एडेड इन स्मॉल अमाउंट, राइट. तो मिला दिया हमने. अब जैसे रिएक्शन कंप्लीट होगा तो उसका एक बूंद भी एक्स्ट्रा आएगा तो आते ही ये इंटेंस ब्लू कलर का हो जाएगा. पहले वो कोई और रंग का था, मान लो सपोज पहले वो ऐसा व्हाइट कलर का था, और फिर कैसा हो जाएगा? ब्लू कलर का. हम समझ जाएंगे रिएक्शन कंप्लीट हो गया, यस नो. तो वही रिएक्शन हम बंद कर लेंगे. तो इस तरह से हम करते हैं. बात मेरी समझ आई क्या? कुछ और भी तरीके हैं बच्चों, इनडायरेक्ट तरीके टू अंडरस्टैंड द इक्विवेलेंस पॉइंट. जैसे एक बहुत ही, इसको बोलते हैं बच्चों हम लोग, बहुत ही शानदार है, इसको बोलते हैं आइडोमेट्री, या इसको बोलते हैं आइडिमेट्रिक टाइट्रेशन, आयोडीमेट्रिक टाइट्रेशन. इट्स वेरी इंपॉर्टेंट, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है किसी परीक्षा के लिए बच्चों, बहुत ज़्यादा पूछा जाता है. सपोज करो कोई ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है, उसको हमने I- से ट्रीट किया, ठीक है. हमको पता करना है ये कितना है, हमें इसके विषय में आइडिया नहीं है, हमको पता करना है कि ये कितना है. ओके, हमने इसको I- से ट्रीट किया, ये ऑक्सीडाइजिंग एजेंट I- को I2 में कन्वर्ट कर दिया, तो ये जितना होगा उतना ही I2 बनेगा, क्योंकि नंबर ऑफ इक्विवेलेंट सभी का क्या होता है बच्चों? इक्वल होता है. दैट इज लॉ ऑफ इक्विवेलेंस. तो जितना इक्विवेलेंट ये रहा होगा उतने इक्विवेलेंट से रिएक्ट करेगा, उतने इक्विवेलेंट I2 मिलेगा. अगर हमें किसी तरह से मालूम चल जाए कि I2 कितना मिला है तो मज़ा ही आ जाए. ये I2 जो है बच्चों, ये स्टार्च के साथ डीप ब्लू कलर देता है, डीप ब्लू कलर देता है स्टार्च के साथ. ओके, तो हमने स्टार्च पेपर लिया, स्टार्च का पेपर लिया, उसमें सॉल्यूशन डाला, डीप ब्लू कलर मिल रहा है, इट मींस में I2 है, राइट. तो ये रिएक्शन हुआ है. अब देखो ये I2 कितना बना, ध्यान समझो. जितना इक्विवेलेंट ये होगा उतना इक्विवेलेंट ये होगा, उतना इक्विवेलेंट ये, जितना इक्विवेलेंट होगा उतने इक्विवेलेंट I- से रिएक्ट किया होगा और उतने इक्विवेलेंट I2 बना होगा. ओके, यहाँ इसके लिए हम लोग KI लेते हैं, बेसिकली K + I-. ओके, नाउ अब क्या हुआ बच्चों, ये कितना है हमको ये पता करना है. ये पता करने के लिए इसको हम सोडियम थायोसल्फेट Na2H2O3 से ट्रीट करते हैं.
ये पता करने के लिए कितना है। अब कैसे रिएक्शन करता है, रिएक्शन इसके 2 मोल रिएक्ट होते हैं बच्चों, और रिएक्शन बनाता है ये 2NaI प्लस Na2S4O6, Na2S4O6। तो देखो ये मतलब I2 जो है इससे रिएक्ट किया। अब हम क्या करने जा रहे हैं पता चला आपको, हमको ये पता करना है ये ऑक्सीडाइजिंग एजेंट कितना मोल है, मास है, इक्विवेलेंट है, व्हाटएवर, वी विल सी द प्रॉब्लम्स, हम प्रॉब्लम भी देखेंगे। तो उसके लिए हमने इसको इससे ट्रीट किया। ये सब पूरा प्लान्ड है, ये अननोन है जिसको पता लगाना है, ये एक तरीका है, साइकिल है, हमको आइडिया ही करना है। तो हमने इसे ट्रीट किया तो बना दिया I2। ओके, जैसे यहाँ पर ऑक्सीडाइजेंट KMnO4 हो सकता है, K2Cr2O7 हो सकता है, या कोई और है ना जो इसका ऑक्सीडेशन करे। तो बच्चों अब I2 बना। I2 जो है हमको मालूम है कि डीप ब्लू कलर, उसमें इसको ब्लू से अंडरलाइन कर दिया, इट्स डीप ब्लू कलर देता है। अब हमने I2 स्टेट किया, इससे रिएक्शन करने पर इसका डीप ब्लू कलर गायब हो जाएगा। तो I2 ही गायब हो गया, I2 तब तो होता, I2 आते कलरलेस हो जाएगा, इट विल बिकम्स कलरलेस। तो हम क्या करेंगे, हम ये पता कर लेंगे कि ये सॉल्यूशन ब्लू कलर से कलरलेस होने में कितना Na2H2O3 कंज्यूम कर रहा है, और ये जितना कंज्यूम करेगा उतना ही ये रहा होगा। देखो फिजिकल ऑब्जर्वेशन कहाँ से हो रहा है, डीप ब्लू कलर से, कि ये आयोडीन जो है, आयोडीन का सॉल्यूशन जो है, वैसे आयोडीन का सॉल्यूशन बनता नहीं है। आयोडीन जो है इनसॉल्युबल इन वाटर, आयोडीन इज इनसॉल्युबल इन वाटर, इट इज इनसॉल्युबल इन वाटर, लेकिन Ki के साथ ये सॉल्युबल हो जाता है और ये बनाता है Ki3। ठीक है, ये सॉल्युबल हो जाता है। तो हमने Ki तो लिया ये बच्चों, ये रिएक्शन किया और क्या बना, ये देखो ये हम एक्सेस में लेते हैं, ये खूब है मेरे पास, इसका हमें पता लगाना है। तो हमने Ki लिया और उसको मैंने इससे ट्रीट किया, जितना ये होगा उतना, ये तो खूब सारा है, रिएक्ट किया और क्या बना दिया I2। जितना इक्विवेलेंट ये होगा उतने इक्विवेलेंट ये कंज्यूम हुआ होगा, उतने इक्विवेलेंट I2 बना होगा। I2 क्वालिटी क्या बच्चों, ये डीप ब्लू कलर देता है। अब I2 को हमने इससे ट्रीट किया, सोडियम थायोसल्फेट, क्या बोलते हैं इसको, सोडियम थायोसल्फेट, सोडियम थायोसल्फेट। ओके तो ये बना दिया। तो जितना इक्विवेलेंट ये रहा होगा उतना इक्विवेलेंट ये बना होगा, और उतना इक्विवेलेंट ये रहा होगा, उतना इक्विवेलेंट ये रहा होगा, इसका इक्विवेलेंट निकल गया, वहाँ सब कुछ मालूम चल जाएगा। क्लियर। नाउ अब जरा इस रिएक्शन फोकस करते हैं बच्चों। अगर हमें क्वेश्चन में इसका नॉर्मेलिटी और वॉल्यूम दे दिया तो यहाँ से क्या निकल जाएगा, नंबर ऑफ इक्विवेलेंट। वेल एंड गुड, कहा कि इसकी नॉर्मेलिटी इतनी है और इतना वॉल्यूम कंज्यूम हुआ। क्यों कंज्यूम हुआ, ताकि ये डीप ब्लू से कैसा हो जाए, कलरलेस हो जाए। तो इसका नंबर ऑफ इक्विवेलेंट आ गया, हमको उतना इक्विवेलेंट ये होगा, उतने सब कुछ निकल जाएगा। यस नो, वेरी नाइस। बट अगर नॉर्मेलिटी ना देके इसका क्या दिया, हमको मोलरिटी दिया। ध्यान समझो, ये H2O3-2 का आपने 2 मोल लिया और ये I2 से रिएक्ट करता है बच्चों, और ये बनाता है 2I- प्लस S4O6-2। बहुत ध्यान समझो बच्चों, मैंने आपको पहले बताया है कि सभी का नंबर ऑफ इक्विवेलेंट आपस में बराबर होता है। बहुत ध्यान से ऑब्जर्व करना, ये कितना इक्विवेलेंट होगा, 2 इक्विवेलेंट। क्यों, देखो ये I2 कितना है बच्चों, 0, ये कितना हुआ, -1, ये 1 पर -1 है, 2 पर कितना हो जाएगा, -2। तो यहाँ चेंज इन ऑक्सीडेशन नंबर कितना हुआ, 2। तो ये कितना इक्विवेलेंट हुआ, 2। बहुत ध्यान समझो, हम कह रहे हैं अगर क्वेश्चन में हमको नॉर्मेलिटी और वॉल्यूम दे दिया तो फ्रॉम हियर वी विल कैलकुलेट नंबर ऑफ इक्विवेलेंट ऑफ सोडियम थायोसल्फेट। जितना इक्विवेलेंट ये होगा उतना इक्विवेलेंट ये होगा, उतना इक्विवेलेंट होगा, उतना इक्विवेलेंट, उतना ही इक्विवेलेंट कौन हो जाएगा बच्चों, ऑक्सीडाइजिंग एजेंट, जिसकी हमें बात करनी थी। हमारा सवाल सॉल्व हो गया। अब इसका इक्विवेलेंट मालूम चल गया, तो मालूम दिया है हमको कि W ग्राम दिया है, हमको W ग्राम इतना इक्विवेलेंट है, तो A इक्विवेलेंट का वेट कितना होगा, तो इक्विवेलेंट वेट निकल गया, सवाल खत्म हुआ कि नहीं खत्म हुआ, समझ गए ना आप। लेकिन अगर हमें नॉर्मेलिटी नहीं दिया है, हमें मोलरिटी दिया है या कुछ और मास दिया है, तो हम कैसे करेंगे, हमें ये रिएक्शन पता होना चाहिए। ये रिएक्शन आप लोग याद कर लो, इट्स वेरी इंपॉर्टेंट। देखो मैंने कहा ना, अब देखो इनऑर्गेनिक में रिएक्शन बताया जाएगा, आपको अभी पता है, इट्स वेरी नाइस। तो इसमें क्या हुआ, हम देख रहे हैं कि I2 पहले कितना है बच्चों, 0, यहाँ कितना हुआ, -2, चेंज इन ऑक्सीडेशन नंबर 2। तो इसका कितना इक्विवेलेंट होगा, ये 2 इक्विवेलेंट, ये कितना इक्विवेलेंट, 2, ये कितना इक्विवेलेंट, 2, ये कितना इक्विवेलेंट, 2 इक्विवेलेंट। तो क्या देख रहे हो, इसका 2 मोल 2 इक्विवेलेंट है,
इसका बहुत ध्यान समझना इस बात को, इसका 2 मोल 2 इक्विवेलेंट है, इसका 1 मोल 1 इक्विवेलेंट होगा। तो इसके लिए n फैक्टर कितना होगा बच्चों? n फैक्टर विल बी 1। तो अगर इसका मास दिया होगा तो मास को हम लोग मोलिकुलर मास से भाग देंगे। मतलब मैं ये कहने वाला हूँ, अगर हमें दिया है कि ऑक्सीडाइजिंग एजेंट जिसका हम चर्चा कर रहे थे वो W1 ग्राम है, इट्स ऑक्सीडाइजिंग एजेंट जिसको हमें सॉल्व करना है, और हमें H2O3 का मास दे दिया है W2। ये H2O3 का इसका मास है, तो हमें इसके मोलिकुलर मास से भाग दे देंगे तो क्या निकलेगा? इसका मोल। और हमको मालूम है इसका n फैक्टर कितना बच्चों? 1। तो इसकी नॉर्मेलिटी या इसका जो नंबर ऑफ इक्विवेलेंट होगा, नंबर ऑफ इक्विवेलेंट विल बी इक्वल टू नंबर ऑफ मोल्स, क्योंकि फैक्टर कितना बच्चों? 1। फैक्टर 1 है ना यहाँ पे, 2 इक्विवेलेंट 2 मोल, 1 इक्विवेलेंट 1 मोल, मामला खत्म हो गया हमारा। तो बच्चों हम कहेंगे कि ये ऑक्सीडाइजिंग एजेंट मान लो इक्विवेलेंट वेट बच्चों E1 है, तुम क्या कहेंगे? W1/E1, जो कि हमको पता, हमको W1 पता है नहीं पता है, इज इक्वल टू नंबर ऑफ इक्विवेलेंट इसका, ये कितना है? W2/M। जितना मोल होगा उतना ही इक्विवेलेंट होगा। ये कहाँ से आया? रिएक्शन से। यहाँ से हम जो है इसका इक्विवेलेंट निकाल लेंगे, इसको बोलते हैं आइडोमेट्रिक टाइट्रेशन। आपको ये सारे रिएक्शन पता होना चाहिए, ठीक है। जैसे NCERT में एक इसका एग्जाम्पल दिया है बच्चों, बहुत ही शानदार है। इसको मतलब ये समझ लो कि अमृत है ये सब, इसको भूलना नहीं बच्चों, इट्स वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। मतलब समझ लो पेपर आउट है ये सब 11th क्लास के कंटेंट में। मैं चाहता हूँ यहाँ पे इसको इतना डिटेल में डिस्कस करूँ कि आपको कहीं भी ऐसा कोई सवाल मिल जाए कहीं पर भी, इवन हायर लेवल पे भी, तो यू कैन जस्ट अटैक ऑन द प्रॉब्लम। सी बच्चों NCERT ने दिया है कि कॉपर +2 का रिएक्शन किया है I- से। ये क्या हुआ? कॉपर अपने हाईएस्ट ऑक्सीडेशन स्टेट में, कितना? +2। अब और बढ़ सकता है क्या? नहीं भाई, कहाँ, आत्महत्या करेगा, घट ही सकता है। तो क्या होगा? ये रिएक्शन में ये बन जाएगा I2 और ये कॉपर जो है Cu2I2 बन जाएगा। इट्स बैलेंसिंग करना अलग पार्ट है। और ये I2 जो है हम जानते हैं स्टार्च के साथ कैसा रिएक्शन देगा बच्चों? ये डीप ब्लू कलर देगा। हमको ये पता करना I2 कितना है, हमको सवाल में दे देगा कि भैया M1 मोलरिटी का V1 वॉल्यूम सोडियम थायोसल्फेट कंज्यूम हुआ है इस I2 को पूरी तरह रिएक्ट करने में, और यू कैन से इस डीप ब्लू कलर सॉल्यूशन को कलरलेस करने में। You know, this one is the indicator for completion of reaction. You can say this is no physical observation by which we are saying कि I2 now has been consumed. We know number of equivalent of copper +2 reacted will be equal to number of equivalent of I- consumed by it will be equal to number of equivalent of I2, and this will be equal to number of equivalent of sodium thiosulfate. And in case of sodium thiosulfate we know n factor is equal to 1. तो मोलरिटी वॉल्यूम दे दिया तो हम कह देंगे इज इक्वल टू M1V1, यही नॉर्मेलिटी हो जाएगा, यही नंबर ऑफ इक्विवेलेंट हो जाएगा। एंड फ्रॉम हियर वी कैन डू द ऑल सॉर्ट्स ऑफ रिएक्शन। यस नो, हम पूरा कंप्लीट करेंगे। इट्स वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। आपको हमेशा इनके बीच के सारे, कई बार डायरेक्ट रिएक्शन पूछ लिया जाता है, आपको सब कुछ आइडिया होना ही चाहिए। तो मुझे उम्मीद है आपको रिडॉक्स टाइट्रेशन शब्द और इससे रिलेटेड चीज़ें, इक्विवेलेंस पॉइंट, एंड पॉइंट समझ में आ गया। मैं आपको क्वेश्चन कराऊंगा इसके ऊपर नेक्स्ट क्लास में। तब तक आपको जो मैंने अभी कहा है कंटेंट याद करने के लिए, उसको आप याद कर लीजिए और एक बार NCERT पढ़ लीजिएगा। शौकिया करिए इनको, ये बहुत लंबा इम्पैक्ट है इनका। हमारे पास ईश्वर ने जो समय दिया है ना बच्चों, ये 24 घंटे का और लाइफ लॉन्ग जो भी, वो पर्याप्त होता है कि हम पूरी दुनिया जीत सकते हैं और कुछ भी कर सकते हैं अगर हम उस अपनी क्षमता को प्रॉपरली यूज करें। प्रॉपरली यूज करने का मतलब 24 घंटे पढ़ने का नहीं है। प्रॉपरली यूज करने का मतलब आप सफिशिएंट पढ़ाई करें, खेलें, खाएं, कूदें, लोगों के साथ पॉजिटिवली डिस्कस करें, तो आप बहुत अच्छा कर जाएंगे। तो मुझे उम्मीद है आप इसको फॉलो करोगे, मैं जो कंटेंट दिया उसको पढ़ोगे। मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में। थैंक यू। ऑन IS2ON स्टडी इज ऑलवेज ऑन। कॉन्सेप्ट्स के बेहतर रियलाइजेशन के लिए IS2ON पर बने रहिए।